नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ये प्रैक्टिकल एफएक्यू अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीआई इसका डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको एक-एक बातें समझ में आ रही होंगी और हम लोग आज कर रहे हैं आपके साथ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27। आसान सा है, डायरेक्ट है, समझिए लेकिन लॉ पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। Whether royalty on mining paid by one government department to another government unit shall fall under supply and who is liable to pay GST। ना इसको आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या गवर्नमेंट पर्सन है, क्योंकि पर्सन होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। तो पहला सवाल क्या गवर्नमेंट पर्सन है, तो पर्सन के डेफिनेशन में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इज ए पर्सन। ना मान लीजिए होम मिनिस्ट्री क्या वो बिजनेस में है, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या वो बिजनेस में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने बिजनेस के डेफिनेशन में लिख भी दिया कि इफ द गवर्नमेंट इज होल्डिंग द ऑफिस एज अ पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो दैट ऑल्सो विल बी ट्रीटेड एज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इस गवर्नमेंट इज इन बिजनेस, यस। और हमने बिजनेस का डेफिनेशन पहले किया हुआ, वहां पर आप देखिएगा हमने बताया भी है। अब कहानी ये होती है, क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर सप्लाई करते हैं तो क्या टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं दिया गया गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट यूनिट, लेकिन इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर मिलेगा आपको सीरियल नंबर, और इसका सीरियल नंबर है 6 एज पर इंटीग्रेटेड टैक्स नोटिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी और लोकल अथॉरिटी विल बी एग्जेम्प्ट, लेकिन एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज टैक्सेबल होगी कुछ को छोड़ के। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंक्ट्स ये टैक्सेबल होगी। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ये भी टैक्सेबल होगी, लेकिन इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं अलग से सीरियल नंबर में, ये सीरियल नंबर 18 में दिया हुआ है। लेकिन ये जो लास्ट लिखा हुआ है कि ABC के अलावा एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो रिसिपिएंट है वो बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। तो और बिजनेस एंटिटी का जो डेफिनेशन उन्होंने लिखा है वो लिखा है यहां, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच अमाउंट in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the CGST Act। यानी कि अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, अगर मान लीजिए होम मिनिस्ट्री इज द रिसिपिएंट, क्या होम मिनिस्ट्री इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट, वेदर सेक्शन 22 और 24 इज एप्लीकेबल टू होम मिनिस्ट्री? तो नो, नॉट एप्लीकेबल। हाँ, उनको अगर टीडीएस काटना है तो एप्लीकेबल है, लेकिन यहां पर वो बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई सप्लाई होती है तो वो एग्जेम्प्ट है। अब अगर गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी अगर कोई सप्लाई होती है तो वो क्लॉज डी में फॉल करेगा। क्लॉज डी यानी कि सीरियल नंबर 6 का क्लॉज डी में फॉल करेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। एनी सर्विसेज अदर देन ABC एंड अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, यानी कि अगर कोई मान लीजिए वो स्टरलाइट है, उसने माइनिंग लाइसेंस लिया हुआ गवर्नमेंट का, तो स्टरलाइट कंपनी इज ए मल्टी करोड़ मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी और हजारों करोड़ का इसका टर्नओवर है और उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी है। तो इट इज अ सप्लाई एंड इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। और इससे रिलेटेड अगर ये टैक्सेबल सप्लाई है और ये आरसीएम में है, यानी कि रिसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ेगा। मैं एक बार पढ़ूं आपके साथ, और ये बात है हमने लिख भी दी है यहाँ पर, जो अपनी नोटिंग करते हैं हम लोग वो कर भी दिया है। जनरली रॉयल्टी ऑन माइनिंग इज पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनिंग लीज प्रोवाइडिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू माइनिंग, और ये टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस भी एप्लीकेबल है इसमें, मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरह का लाइसेंस देगी वो सब क्लॉज डी में ही आएगा। रॉयल्टी इज पेड टू द लेसर as a consideration towards the various benefits granted to the lessee. Royalty is collected by the government from the business entities for rights given to them to extract mineral and is usually paid based on the quantum of mineral extracted or exploited.
Under mining lease, there is a supply of licensing services for right to use minerals, including exploration and evaluation by the government, and the consideration towards such supply is paid by in the form of royalty by the business entity. तो government is a supplier and recipient is the business entity. तो गवर्नमेंट इसको टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे या माइनिंग का लाइसेंस दे, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल का लाइसेंस दे, किसी भी तरह का लाइसेंस दे, तो वो कुछ दे रही है, उधर से कुछ पैसा मिल रहा है, तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. Since supply of services by the government to a business entity located in the taxable territory are covered under serial number 5 of notification this 13/2017, the liability to pay tax is on recipient of such services on RCM. Licensing services for right to use mineral including exploration and evaluation are provided by the government to a business entity that is recipient. तो इस पे RCM है. मैं RCM का अगर आपको दिखलाऊं, एक मिनट. तो ये हमारी RCM का बुक का एक चैप्टर, और मैं ऐसे आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट अपने सप्लाई को RCM में नहीं डालेगी तो गवर्नमेंट को सेक्शन 22 में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. मान लीजिए होम मिनिस्ट्री अपने पुराने फर्नीचर बेचती है, अपने पुराने लैपटॉप कंप्यूटर एसेट्स बेचती है, और वो 20 लाख से ज़्यादा होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. और होम मिनिस्ट्री बिजनेस में है ही नहीं बेसिकली, है ना, मतलब जनरली वो बिजनेस में नहीं है. तो उसको क्या किया, आप देखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप ये सबको रिवर्स चार्ज में डाल दिया. सब रिवर्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको रिवर्स चार्ज में डाला हुआ है, और रिवर्स चार्ज सर्विसेज का भी है. तो ये RCM अगर सीरियल नंबर देखेंगे तो ITR का सीरियल नंबर 6 है और सेंट्रल टैक्स का सीरियल नंबर 5 है. तो यहां पर देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस इज टू ए बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग. तो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, और इसको बाद में अलग से इन्होंने 6A लेके आए जहां पर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी को भी रिवर्स चार्ज में डाला गया. तो सीरियल नंबर 6 से हटा के 6A में डाल दिया. फिर यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कहां उन्होंने कहा कि ये वाली सर्विसेज, पोस्ट वाली सर्विसेज, एयरक्राफ्ट वेसल वाली सर्विसेज और गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विसेज ये RCM में नहीं रहेंगी, बाकी सभी चीज़ RCM में रहेंगी. तो यहाँ सप्लायर कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. रिसिपिएंट एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी प्रोवाइडेड दिस बिजनेस एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. अब आगे पढ़ते हैं हम लोग. दो नॉट बाइंडिंग द सेक्टोरल FAQ, ये कह रहा है FAQ बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन परसुएसिव वैल्यू भी नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं. मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं होता, याद रखिएगा FAQ का. Published by the CBIC categorically state that royalty payment made towards licensing services for exploration of natural resources is treated as supply of services. The relevant extracts from this are this. Are all services provided by the government or local authority exempted from payment of tax? Obviously no. सारे सर्विसेज गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो प्रोवाइड करती है वो एग्जेम्प्ट है? नहीं है. पोस्टल सर्विसेज टैक्सेबल है. एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड जो सर्विसेज है, चाहे आउटसाइड द प्रेसिडेंट हो या इनसाइड द प्रेसिडेंट हो, वो टैक्सेबल है. फिर अब यहाँ पर देखिए रेलवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है, तो इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म टिकट जो आप लेते हैं रेलवेज का वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है. फिर ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ है ना, देखिए क्लासेस में हम लोग तो बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ इतना हम लोग के पास टाइम ये हम लोग कर रहे हैं. ये देखिए यहाँ पर रेलवेज हमने सब लिख दिया, नॉट टैक्सेबल. लेकिन पोर्ट, एयरपोर्ट में क्लॉक रूम, पार्किंग चार्जेस, हैंगर चार्जेस, प्लेटफॉर्म टिकट, लाउंज सर्विसेज, वेयर हाउस सर्विसेज, ये पोर्ट और एयरपोर्ट का सब टैक्सेबल हो जाएगा. रेलवे क्योंकि नहीं लिखा हुआ इसलिए एग्जेम्प्ट है. अब आगे देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा. तो उन्होंने वही चीज एग्जैक्टली लिखी है, एज इट इज उतार दिया है. क्वेश्चन नंबर 30, whether an amount, ये FAQ का क्वेश्चन नंबर 30 है, whether an amount in the form of royalty or any other form paid or payable to the government for assigning the right to use natural resources is taxable. Obviously it is taxable provided business entity को दिया जाए. The government provides license to various companies including PSU for exploration of natural resources like oil, hydrocarbons, iron ore, मैंगनीज एक्सेट्रा. तो रिलायंस को आंध्रा के समुद्र में जो रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम में करीब करीब 7 एयर एक्सप्लोरेशन का साइट दिया गया है, वो सारा टैक्सेबल है. For having assigned the rights to use the natural resources, the licensee companies are required to pay consideration in the form of annual license fee, lease charges, royalty etc. to the government.
The activity of assignment of right to use natural resources is treated as supply of services, and the licensee is required to pay tax on the amount of consideration paid in the form of royalty or any other form under reverse charge mechanism. आप देखिएगा सर्विस टैक्स मैकेनिज्म में भी ये सर्विस टैक्स दैट इज सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स, लेकिन आप देखेंगे ये बाद में आया है, तो कुछ समय के लिए ये सारा कुछ एग्जम्प्ट था सर्विस टैक्स में, तो वो आप ईयर जरूर से चेक कीजिएगा. The relevant extracts from CBIC FAQ on mining which talks about GST, जो sectorial FAQ वो लेके आए थे, उसमें एक कहानी क्वेश्चन नंबर 22 है. Whether GST is payable on royalty to be paid to government for mining lease granted by state government? Obviously, yes, on royalty GST will be. अब state government mining lease दे या central government mining lease दे, taxable है reverse charge के basis पे. Yes, on royalty, GST will apply under reverse charge mechanism. Further, such payment of GST under reverse charge mechanism would be eligible as ITC in the hands of recipient of supply for payment of GST. तो obviously RCM का में जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका आपको क्रेडिट मिलेगा until unless you are not in composition. In view of the above, GST on royalty paid towards mining shall be paid under RCM by the recipient. तो अब इसको अगर कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में तो यही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल है ऑन आरसीएम बेसिस. बाकी तो लीगल पॉइंट्स हैं. फिर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ट्रांसफर? इफ देयर इज नो मेजर डिफरेंस देन व्हाई बोथ द टर्म्स आर गिवन सेपरेटली? देखिए, सेल आप दूसरी पार्टी को करते हैं, ट्रांसफर का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपके हाथ से निकल जाए, दैट इज ट्रांसफर. आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 पढ़िएगा इनकम टैक्स एक्ट में, वहां लिखा हुआ है सेल ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment of the rights in the assets. तो उस तरह से इन्होंने डिफाइन नहीं किया है. इन्होंने क्या है, अब जैसे वहां पर ट्रांसफर का मतलब ये है इनकम टैक्स में कि जो चीज आपके हाथ से निकल जाए, तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को किराए पे देता हूं तो वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकलती नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं है. लेकिन वहां पर भी आप देखिएगा टेनेंसी राइट्स, गिविंग अप द राइट्स इन द एसेट्स इज ए ट्रांसफर. तो लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब अलग है. यहाँ पर ट्रांसफर का वर्ड इसलिए भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर करता हूँ या गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या जॉब वर्क के बेसिस पे अगर मैं देता हूँ तो भी ट्रांसफर माना जाएगा. एक्सेप्शंस हैं, मैं पढ़ देता हूँ. सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई एंड डिस्कसेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. तो इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई का एग्जैक्ट मतलब क्या है. दिट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जहां पर एक पार्टी कुछ देगी, दूसरी पार्टी उससे कंसिडरेशन लेगी. एंड डिस्कसेस वेरियस फॉर्म ऑफ सप्लाई, और फिर सप्लाई के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. जैसे मैं अगर बोलूं कि हम मिठाई क्या है, तो आप कह सकते हैं मिठाई का मतलब रसगुल्ला है, बर्फी है, और भी तरह तरह के मिठाई के नाम ले लेंगे. तो वो सब तो एग्जाम्पल्स है ना, लेकिन एक्चुअली में मिठाई क्या है वो डिफाइन नहीं है, तो वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. Transfer is much broader term than sale. Sale is limited to transfer of property in goods, whereas transfer includes transaction in goods and services, where property in goods may or may not be transferred, like branch transfer, goods sent on approval basis, goods sent on job work, etc. It may be full or partial. It may even be for intangible oblique rights. तो हमने वो rights बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट्स का वर्ड अगर आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आपको पता लगेगा. तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा. इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक GST सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में GST आने लगेगा. 170 आवर्स का है. और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे. दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750. बस पेन ड्राइव एक का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा. तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से 1750 का. जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा. और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें. कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं. तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा.
बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1000 अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए, आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एफएक्यू, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।